फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप मजे में होंगे सभी। चलो, तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, गवर्नमेंट एग्जाम की, एचटेट, सीटेट, यूपीएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया वास्ट कंट्री है, जिसके अंदर मैंने आपको एरिया बताया था, कितना एरिया है इंडिया का, कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी हाइट है, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि इंडिया के अंदर भू आकृतियां पाई जाती हैं, यानी कि आप देखोगे कि इंडिया जो है, ऐसा नहीं है कि सारा प्लेन एरिया है, कहीं पर इसके अंदर क्या है, डेजर्ट है, कोई पार्ट डेजर्ट का एरिया है, कोई माउंटेन्स एरिया है, हिमालय माउंटेन्स की बात करें, ये हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, इधर से हम बात करें कोस्टल एरिया है, इधर से हम बात करें आइलैंड्स पाए जाते हैं, अगर हम बात करें इसमें क्या है, प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि पहले तो हम बात करेंगे कि ये भू आकृतियां बनी कैसे। अपने आप से तो नहीं बन गई हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई रीजन जरूर रहा है, कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये क्या बनी है, आकृतियां बनी है। तो हम इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये भू आकृतियां कैसे बनी, ये भू आकृतियां बनी कैसे। हम इसमें दो ही के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमालय पर्वत और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, उत्तरी मैदान के बारे में। मुख्य भौगोलिक वितरण यानी इंडिया को कितने फिजिकल डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया, इंडिया को 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी वो आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि ये भू आकृतियां बनी पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं चट्टान, शेल्स पाई जाती है, चट्टान पाई जाती है। अब कुछ चट्टान तो हैं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, जैसे संगमरमर की तरह कठोर है, जिससे क्या होता है, ताजमहल बनाया गया है। कुछ सेलखंडी जैसी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिसे टेल्कम पाउडर बनाने के लिए यूज किया जाता है। और जिस तरह की शैल पाई जाती है, उसी तरह से भारत में अलग अलग तरह की मृदा भी पाई जाती है, यानी सोइल भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अब जब बात आती है कि ये जो भू आकृतियां हैं ये बनी कैसे, अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम के अंदर, भौगोलिक पीरियड के अंदर ये आकृतियां बनी हैं। भौगोलिक टाइम के साथ साथ, भौगोलिक काल के साथ साथ इनको प्रभावित करने वाले कुछ और कारक भी हैं, जैसे कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय क्या होता है? सपोज किसी ये कोई रॉक है, रॉक के ऊपर कभी प्रेशर हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई है, कभी लो है, किसी भी वजह से वो क्या हो रही है, टूटकर अपनी जगह पर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। अपनी ही जगह पर किसी चीज का टूटकर अपनी ही जगह पर गिरना, वो क्या कहलाता है? वो अपक्षय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। फिर हम बात करते हैं अपर्दन। अपर्दन होता है किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक है, वायु और जल द्वारा अपर्दन होता है। यानी जब ये टुकड़े या तो इनको हवा उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, या फिर पानी द्वारा, जैसे नदियों द्वारा इनको बहाया जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? यानी किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, चाहे वो वायु द्वारा हो, जल द्वारा हो, वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं निक्षेपण। निक्षेपण में जैसे हवा चल रही है, वायु चल रही है, उसमें कुछ कंकड़, मिट्टी, जो भी चीज है, पार्टिकल्स हैं, और सामने कोई दीवार आ गई, और दीवार की वजह से हवा उनको आगे नहीं उड़ा कर ले जाती और उनको वहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को कहते हैं निक्षेपण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब कि अनेक भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर अलग अलग लोगों ने कुछ थ्योरीज दी हैं, और एक सर्वमान्य थ्योरी सब सामने निकल कर आई कि किस तरह से ये भौगोलिक जो है, ये भौतिक स्वरूपों का निर्माण हुआ है। और वो कौन सी थ्योरी रही? प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है वो? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बताती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताती है कि कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कितनी? 7 मेजर प्लेट्स हैं,
और कुछ अन्य प्लेट्स होती हैं जो ये मूवमेंट करती रहती हैं, गति करती रहती है, और उनकी गति की वजह से ही क्या हुआ है, ये सारे भौगोलिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप जो है बना है। 7 मेजर प्लेट्स कौन कौन सी, क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है कि 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है। तो 7 मेजर प्लेट मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हम बात करें यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। सेकंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। थर्ड इज प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। फोर्थ इज उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। फिफ्थ इज दक्षिण अमेरिकन प्लेट। सिक्स्थ इज अफ्रीकन प्लेट and seventh is अंटार्कटिका। सेवंथ इज ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। अब ये प्लेट्स क्या हैं, ये प्लेट्स मूवमेंट करती रहती है, गति करती रहती है, और इनकी गति की वजह से क्या होता है, घर्षण, वलन और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं क्रिएट होती हैं। घर्षण, वलन और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं क्रिएट होती हैं। प्लेटों की गति को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्लेटों की गति को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सपोज कि 2 प्लेट्स हैं। जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आती हैं, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उनको बोलते हैं अभिसारित प्लेट। अभिसारित गति यानी कन्वर्जेंट मूवमेंट बोला जाता है। जब 2 प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको बोला जाता है अपसारित यानी डाइवर्जेंट। जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आती हैं, या तो वो आपस में टकराएंगी या टूट जाती हैं, टकराकर टूट जाती है, या फिर क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, या तीसरी क्रिया होती है कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक में आती हैं तो वो क्षैतिज विवरण करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस। जब वो क्षैतिज गति करना शुरू कर देती हैं तो उस तरीके की गति को क्या कहा जाता है, रूपांतरित गति कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। तो ये 3 तरह के मोमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, किसी भी महाद्वीप की स्थिति जो आज है, इनके लाखों वर्षों तक मूवमेंट करने की वजह से क्या होता है, किसी महाद्वीप की स्थिति का निर्धारित किया गया है। तो आज हम बात करते हैं जैसे कि जो ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं वो मोस्टली इन प्लेटों के किनारों पर आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है 1 मार्क्स के अंदर कि ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, प्लेटों के किनारों में आते हैं ज्यादा, या बीच में आते हैं, या कहाँ आते हैं। तो प्लेटों के किनारों पर ज्यादातर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। प्लेटों के अंदर भी आते हैं लेकिन ज्यादा जो होते हैं वो प्लेटों के किनारों पर भूकंप आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें सबसे प्राचीन भूभाग यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ये जो इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीन भूभाग है, किसका भाग था, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना भूमि का पार्ट था कभी। अब आपको ये पता होना चाहिए गोंडवाना लैंड क्या है, गोंडवाना भूमि क्या है। देखो कभी ये 7 कॉन्टिनेंट जो है, 7 महाद्वीप एक ही थे, एक पूरा अर्थ जो पार्ट है वो एक ही जुड़ा हुआ था। इस भाग को क्या कहा जाता था, पेंजिया, यानी पूरा लैंड पार्ट क्या कहलाता था, पेंजिया कहलाता था। तो इसका जो नॉर्दर्न भाग है, नॉर्दर्न भाग क्या कहलाता था, अंगारा लैंड, अंगारा भूमि जिसको हम बोल सकते हैं अंगारा भूमि। और साउथर्न पार्ट जो था वो गोंडवाना भूमि कहलाता था। कभी पूरा लैंड पार्ट एक था जिसको क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था, और कभी पूरा जो वाटर पार्ट है वो भी एक ही था और वाटर पार्ट को क्या बोला जाता था,
पैंथालस। वाटर पार्ट क्या कहलाता था? पैंथालस। इससे ऊपर क्वेश्चन आता है कि पूरे लैंड पार्ट को क्या कहा जाता था? पेंजिया। पूरे वाटर पार्ट को क्या कहा जाता था? पैंथालस कहा जाता था। अब इंडिया का जो ये साउथर्न पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठारी, किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का कभी पार्ट था। अब क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन थे, तो इसमें कौन सा आएगा? इंडिया का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका, ये चारों कभी क्या थे? गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। संवहनीय धाराओं के कारण, कन्वेंशनल करंट्स की वजह से ये क्या हो गए? अलग अलग हो गए, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो किधर की साइड मूव करने लगी? वो नॉर्थ की साइड मूव करने लगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की साइड मूव करने लगी, तो क्या हुआ? ऊपर जाकर वो अपने से बड़ी प्लेट, कौन सी प्लेट थी ऊपर? यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराई और बीच में कौन सा सी था? आपको याद रखना है, टेथिस सी। बीच में सी था टेथिस। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहां नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, बीच में टेथिस सी है, यूरेशियन प्लेट से जा टकराई है और टेथिस सी क्या हो गया? ऊपर उठ गया। टेथिस सी ऊपर उठा, जिससे क्या हुआ? धीरे धीरे वो ठंडा होकर उससे क्या हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया और पश्चिमी एशिया की जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वतीय श्रृंखलाएं, उनका निर्माण हुआ। अब हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? टेथिस से हुआ है। कौन कौन सी प्लेट्स आपस में टकराई थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत का निर्माण, कुछ उसके पार्ट रह गया जिसमें खाई वगैरह है गई, ठीक है। और खाई इसी वजह से प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली और हिमालय माउंटेन से निकलने वाली रिवर्स की वजह से धीरे धीरे उनके निक्षेपण की वजह से क्या हुआ? वो भरी और उससे उत्तरी भारत का जो मैदान है, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, नॉर्दर्न प्लेन का उससे निर्माण। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत को कितने भौतिक स्वरूप के अंदर डिवाइड किया गया है, कितने इसके फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।